बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा के स्पेशल एडिशन में वेलकम। पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पार्लियामेंट के एक्ट के ज़रिए मार्ज़ वजूद में आया। इस अदारे का मकसद पाकिस्तान में मेडिकल के शोबे को रेगुलेट करना, मेडिकल की तालीम के हवाले से इक़दामात करना और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए जो लाइसेंस वगैरह जारी करना है वो इसके ज़िम्मे काम दिया गया। लेकिन देखने में आ रहा है कि जब से पीएमसी का क़याम हुआ उस वक्त से पीएमसी किसी हवाले से एक मुतनाज़ा अदारा बना हुआ है। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर दावत दी है पीएमए पंजाब के प्रेसिडेंट इलेक्ट जनाब डॉक्टर ग़ुलाम शबीर साहब को। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे पीएमसी के हवाले से, पीएमए के हवाले से और चंद सवालात होंगे डॉक्टर्स के बिहेवियर्स के हवाले से। सबसे पहले मैं डॉक्टर ग़ुलाम शबीर साहब को खुशामदीद कहता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर साहब, किसी भी हुकूमत का ये इख्तियार होता है और पार्लियामेंट का ये इख्तियार और हक़ होता है कि वो बेहतरी के लिए किसी भी अदारे में कोई भी तरमीम कर सके, कोई नया अदारा बनाए। पीएमसी भी जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसके एक एक्ट के ज़रिए मंजूर होके आया, तो फिर आप पार्लियामेंट के हक़ को और हुकूमत के इख्तियार को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आप इसे कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ादा साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पीएमसी के हवाले से लोगों को कुछ जो ज़हनों में क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे सकूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत की रेट को हमें मानना चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो जमहूरी तरीके से एक जमहूरी हुकूमत की तरह वो कानून पास कराए। पीएमसी का कानून जिस तरीके से पास हुआ, आपको पता है कि पार्लियामेंट के उस इजलास के अंदर जहाँ पे अपोजिशन मौजूद नहीं थी और इनके अपने भी बहुत सारे मेंबर्स नहीं थे, उसे पास कर दिया। सो ये ट्रू तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये कानूनी तौर पे तो सही है, लेकिन इखलाकी तौर पे ये कानून सही तरह से पास हुआ। सो हम इखलाकी तौर पे इसकी मजम्मत करते हैं कि इसको इस तरीके से पास नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये है कि कानून बनाते वक़्त स्टेक होल्डर्स को भी साथ मिलाना चाहिए। इसमें किसी स्टेक होल्डर से जो कि पीएमए यानी कि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, हमसे कोई कंसल्ट नहीं। अगर कंसल्ट किया जाता तो ये जो हाल अभी हो रहा है, ये ना होता। क्योंकि हम लोग मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, हम लोग प्रैक्टिस के अंदर हैं, ये हमारा प्रोफ़ेशन है और हम इसको सही तरीके से बता सकते थे कि कानून कैसा होना। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम तरतीब से चलते, आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको पीएमसी पे आपने एक एतराज़ तो अभी दिया कि पार्लियामेंट में इसको प्रॉपर बहस नहीं हुई, यानी जो अपोजिशन की जो एतराज़ात हैं वही एतराज़ आपने दोहराया कि किसी भी बिल को गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दबाजी में पास किया। लेकिन आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल एतराज़ात पीएमसी के हवाले से क्या हैं? वो आप अगर 1, 2, 3, 4 बता दीजिए तो। जी, पहला तो ये है कि पीएमडीसी को खत्म नहीं करना चाहिए था। उसके अंदर जो खराबियाँ थी वो ठीक होनी चाहिए। फिर अगर पीएमसी बना है, पीएमडीसी को खत्म करने के बाद, तो इसकी जो कौंसिल बनी है, कौंसिल ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर होती है। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और पीएम का चलिए इख्तियार तो मौजूद है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट उन्हें चाहिए था कि वो एलिजिबल लोगों से, यानी कि जो इंटेलेक्ट है या जो उसकी एलिजिबिलिटी है, उसकी सर्च के बाद बनाते। फिर इसमें जो लोग नॉन डॉक्टर्स यानी ले मेंबर्स शामिल किए गए, वो ले मेंबर्स हैं कि जिनका मेडिकल का कोई तजुर्बा नहीं। सो हमें ये तो 2 उसकी फॉर्मेशन के ऊपर एतराज़ है। फिर इसके कानून के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी शामिल की गई हैं कि जिनको नाफ़िज़ बतदरीज होना चाहिए। मसलन जैसे हम एक-एक करके करते हैं कि पहला इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को जब डॉक्टर्स एमबीबीएस कर लेंगे तो एक एनएलई का एग्ज़ाम है जी, यानी नेशनल असेसिंग। जी डॉक्टर साहब, मैं एनएलई की तरफ आगे चल के आऊँगा। मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि जैसे इसके मेंबर जो पीएमसी के उसमें कुछ नॉन प्रोफेशनल्स भी हैं। देखा जाए तो कोई भी अथॉरिटी या कोई भी अदारा चलाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। मसलन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर के प्रोफेशन का ही आदमी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, या लॉ के अगर किसी मामले को देखना है तो उसमें लॉयर का होना ज़रूरी है। तो एक तो ये एतराज़ क्या इस हवाले से। दूसरा, आपने जो शुरू में कहा था कि स्टेक होल्डर से वो इनपुट नहीं ली गई, तो एक तो आप स्टेक होल्डर हैं, पीएमए आपसे नहीं ली गई। इसके अलावा आपके ख्याल में किसी भी स्टेक होल्डर से ऑफिशियली इस चीज़ पर कोई कंसल्ट नहीं किया गया? जी, बिल्कुल, हमें तो यही पता है कि किसी स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया।
इन्होंने कुछ अपने करीबी लोगों से कंसल्ट किया होगा, लेकिन वो लोग जो कंसल्ट किए उसके अंदर बायस आ जाता है। मसलन करीबी लोग अगर आप बता सकते हैं कि कौन वो, क्या वो डॉक्टर्स थे और मौजूदा गवर्नमेंट के आप समझिए कि करीब थे, पॉलिटिकली करीब थे लेकिन थे डॉक्टर, उनसे उनसे कंसल्ट किया उन्होंने? जी, बिल्कुल। जैसे ये हेयर से कहा जाता है कि इसका जो आइडिया है वो इमरान खान साहब के कज़न हैं, बरकी साहब जिन्होंने ये किया, और बरकी साहब वो हैं कि जिनके वालिद ने पहले पीएमडीसी बनाई थी। यानी कि वालिद ने पीएमडीसी बनाई, बेटे ने आके पीएमडीसी को बुलडोज़ करा। लेकिन डॉक्टर साहब, बरकी साहब एक तो बहुत अब एल्डर हैं और वो पाकिस्तान में भी नहीं है, अमेरिका में रहते हैं, तो वो किस तरह इन्फ्लुएंस हुए इस अदारे के क़याम के हवाले से? जी, मुबैना तौर पर ये हम भी मीडिया पे सुनते हैं और लोगों का ख्याल है कि पीएमसी के बारे में और पाकिस्तान में मेडिकल को रेगुलेट करने के लिए जो सजेशंस दिए हैं वो बरकी साहब ने दिए। और दूसरा ये है कि इस पीएमसी के अंदर जो कंसल्ट भी किए गए लोग और जो अभी मौजूद भी हैं, वो शौकत खानम के लोग मौजूद हैं। शौकत खानम जो कि एक निजी हॉस्पिटल है, और उनके लोगों से मशवरा किया। उसके बाद जो पीएमसी के अभी प्रेज़िडेंट हैं तकी साहब, आप अगर पढ़े, एक मुकदमा हुआ था कियानी साहब की अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें जितने के जितने काउंसिल के अभी मेंबर्स हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में उन्होंने बड़ी तफ़सील से लिखा था कि इन लोगों की कोई ख़ास ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि इनको पीएमसी का मेंबर या प्रेज़िडेंट लगाया जाता। इसी तरह उन्होंने ले मेंबर्स की भी की। आपने बात की कि लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, लेकिन वाइस प्रेज़िडेंट एक नॉन डॉक्टर्स को बनाना, एक नॉन डॉक्टर जो कि वाइस प्रेज़िडेंट है इस वक़्त पीएमसी के, वो कौन? बिल्कुल समझ नहीं आती। और नाम बताइए कौन है आजकल? जी, एडवोकेट अली रज़ा साहब हैं, जो एक कॉर्पोरेट वकील हैं। जी, तो लीगल मामलात को देखने के लिए मेंबर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं होना चाहिए जो लीगल एक्सपर्ट हो? जी, वो लीगल एक्सपर्ट होने चाहिए, लेकिन उनको वाइस प्रेज़िडेंट जो वो मेडिकल एजुकेशन को भी देख रहे हैं, वो एग्ज़ामिनेशन के तरीक़ाकार को भी देख रहे हैं, तो उनको अगर वो लीगल मामलात तक ही वो रहते, तो फिर तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर तो ये सारे एहतजाज और ये सारी चीज़ें जो अभी पीएमसी के अंदर आ रही हैं, ये बिल्कुल ना हो। डॉक्टर साहब, आपके बातों से एक तासुर आ रहा है कि ये अदारा कुछ पसंदीदा अफराद के जो ख्वाहिशात थी उनके हवाले से ये बनाया गया, और जो निजी या पसंदीदा जो स्टेक होल्डर्स थे, जिस तरह आपने शौकत खानम के अफराद का नाम लिया, उनके मशवरे से ये अदारा बनाया गया है। जी, बिल्कुल, और उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया है। तो आपने इस हवाले से कोई अदालत में भी दरवाज़ा खटकाया, उसमें आपने क्या प्रे ली? जी, अदालत के अंदर कई लोग गए हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पामी वाले गए, कुछ और लोग गए, और उन्होंने आप पीएमए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएमए गई? जी, पीएमए लाहौर हाई कोर्ट में भी गई हुई है, और वो इन्हीं जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर गई हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पीएमए गई हुई है कि जो कि पीएमसी के मुख्तलिफ किस्म के रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर, और पीएमसी की फॉर्मेशन के ऊपर, और पर्टिकुलरली जो एक प्राइवेट कंपनी हायर की गई है एग्जामिनेशन सिस्टम को आउटसोर्स करने के लिए, इनके लिए गई हुई है ऑलरेडी। जी, तो आपने डॉक्टर साहब ये जो आजकल एक इशू चल रहा है एमडी कैट का, इस हवाले से आप बताइए कि इस पर आपके बहुत एतराज़ात हैं, ये क्या है? एमडी कैट पे सिर्फ पीएमए के एतराज नहीं है, बल्कि आप देखें तो स्टूडेंट्स उसके लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, आप अच्छा, एमडी मुख्तलिफ कैट, चैनल्स के ऊपर देखें। मैं ज़रा समझने के लिए कि एमडी कैट एंट्री टेस्ट को कहते हैं कि एमडी कैट जो जब इम्तिहान दे के एंट्री टेस्ट दे के आप एडमिशन लेते हैं, उसे एमडी कैट कहा जा रहा है? जी, एमडी कैट स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, जी, क्योंकि एफएससी के इम्तिहानात का क्राइटेरिया या इम्तिहानात की शफ़ाफ़ियत के ऊपर बहुत सारे हर्फ थे। इसलिए ये एमडी कैट ये मेडिकल कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया। तो इस पर क्या तमाम एतराज़ है? प्रोफेसर ये तो पहले से भी हो रहा था, अब क्या एतराज़ है आपको इस पे? जी, बिल्कुल, पहले बहुत स्मूथ इस तरह हो रहा था कि हर प्रोविंस का अपना हो रहा था, क्योंकि हर प्रोविंस का सिलेबस डिफरेंट था। फिर वो यूनिवर्सिटीज़ कराती थी, जैसे पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ कराती थी, सिंध के अंदर गौ यूनिवर्सिटी कराती थी, बलूचिस्तान के अंदर बोलान यूनिवर्सिटी कराती थी, केपीके के अंदर खैबर यूनिवर्सिटी कराती थी, और वो बड़ा स्मूथ हो रहा था। एक ही दिन में उस सूबे के अंदर होता था, एक ही पेपर होता था जो तमाम बच्चे अटेम्प्ट करते थे, और जो आंसर शीट होती थी, यानी रिस्पॉन्स शीट, जो एक पीस ऑफ पेपर होता है,
उसके ऊपर सिर्फ मार्क करना होता है कि करेक्ट चॉइस कौन सी है। उसकी कॉपी बच्चे घर ले आते थे। 5-6 घंटे के बाद यानी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद वेबसाइट के ऊपर उसकी की पोस्ट होती थी। बच्चे अपना रिज़ल्ट देख लेते थे, उसमें बहुत शफ़ाफ़ियत थी और एक ही टेस्ट होता था। इसका मतलब है कि तमाम स्टूडेंट्स को एक ही डिफ़िकल्ट लेवल के ऊपर जज किया जाता था। उसके बाद उसका रिज़ल्ट बनता था और सारा जब से पीएमसी आया और पीएमसी की जो 18th आर्टिकल है, उसकी वर्डिंग ये आप दिखा दीजिएगा लोगों को, उसके ऊपर मौजूद है और उसका तर्जुमा करने के लिए किसी कानूनदान का ये बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। उसका तर्जुमा ये है कि अब पीएमसी पूरे मुल्क में एक जैसा सिंगल टेस्ट कराएगा और एक दिन कराएगा जिस दिन का डिसीजन कौंसल करेगी। इन्होंने क्या किया कि पिछले साल क्योंकि पीएमसी बने हुए थोड़ा-सा अरसा हुआ था, इन्होंने कहा कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं कि हम अभी टेस्ट कंडक्ट कर सकें और पूरे मुल्क में एक ही टेस्ट होना है, तो उन्होंने नम्स को दे दिया। इस साल इन्होंने टेस्ट के लिए पहले से ही आउटसोर्सिंग शुरू कर दी और टेस्ट को गैर ज़रूरी तौर पे उन्होंने उसको कंप्यूटराइज़ कर दिया कि जी कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। इन्होंने एक ऐड दी कंपनी के अंदर अखबार के अंदर और जो ऑलरेडी कोर्ट में केस है कि इनकी जो ऐड थी वो 7 डेज़ की थी, पेपर रूल्स के अगेंस्ट थी, एससीसीपी के रूल्स के अगेंस्ट थी कि जब ये ऐड का टाइम खत्म हुआ उसके बाद एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई और तो कंपनी टेंडर फिल ही नहीं कर सकती थी। इन्होंने उससे टेंडर भी फिल कराया और उसी कंपनी को ठेका भी दे दिया। अब लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये कंपनी घोस्ट कंपनी है और इस कंपनी के असल में दरपर्दा जो लोग हैं वो काउंसिल के मेंबर्स ही की कुछ कंपनी है। लेकिन ये कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता जिस ज़ाहिर से आजकल ये बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। जी, डॉक्टर साहब आपके जो एमडी कैट के हवाले से जो आपने कहा इसमें कुछ मैं चीज़ें अलहदा-अलहदा करके आपसे पूछता हूँ। ये बताइए कि सबसे पहले उन्होंने एक कंप्यूटराइज़ तरीके से इम्तिहान लेना शुरू किया, तो ये तो एक जदीद तकाज़ा है ना। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने एंटी टेस्ट हो रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली भी, वो थ्रू कंप्यूटर हो रहे हैं, तो इस पे क्या कबाहत है? उसके तरीक़ेकार को मज़ीद भी बेहतर बनाया जा सकता है? जी देखिए, आप कंप्यूटराइज़ उस कंट्री के अंदर करें जहाँ कंप्यूटर की एजुकेशन लाज़मी है। अभी भी अगर आप देहातों के अंदर या खासकर आप बलूचिस्तान के अंदर देखो, बलूचिस्तान का मोस्टली एरिया बी एरिया है। मीन के वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात नहीं। सो एफएससी तक के बच्चे उन्होंने कभी कंप्यूटर के बारे में सीखा नहीं होता। माज़रत के साथ कि एफएससी का स्टूडेंट तो एक बहुत मैच्योर स्टूडेंट हो चुका होता है काफ़ी हद तक। अब तो प्राइमरी स्कूल या आप समझिए कि जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मोबाइल के ज़रिए कंप्यूटर और नेट के हवाले से, और जो अब इम्तिहान लेना है एमडी कैट का वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में होना है, तो वहाँ कंप्यूटर प्रोवाइड करके उनसे अगर बलूचिस्तान में लेना है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न में लिया जाएगा। हर देहात में तो सेंटर नहीं बनता ना, तो वहाँ अगर वो कंप्यूटराइज्ड उनको पूरा एग्जामिनेशन हॉल दे दिया जाए और वहाँ जाके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हों, तो इसमें क्या हर्ज है? फैसिलिटी की आप बात कर सकते हैं, कंप्यूटर की मुखालफत करना तो क्या बेहतर होगा? जी, हम बिल्कुल कंप्यूटर की मुखालफत नहीं कर रहे। हम 2 इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। एक हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप बलूचिस्तान के बच्चों ने जो एहतजाज किया था, आप उनके ऊपर आप देखते तो अगर आप बलूचिस्तान विज़िट करें तो ऐसे दूर-दराज़ एरियाज़ हैं कि जहाँ क्योंकि ना टेलीफ़ोन की वहाँ पे रिसेप्शन है, ना वो इंटरनेट की रिसेप्शन है। सो ये वाला कहना कि जी एक 5वीं क्लास का बच्चा ही कंप्यूटर यूज़ कर सकता होगा, वो बलूचिस्तान के लिए और अंदरूनी सिंध के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। और ये एमडी कैट पूरे मुल्क के लिए मौजूद है। सो जब तक आपके तमाम लोग एक ही लेवल के ऊपर ना हो, कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट लेना बिल्कुल ठीक नहीं और ना ही कंप्यूटर कुछ जनरेट करेगा इस टेस्ट की कोई रिलायबिलिटी ज़्यादा करने के लिए। बल्कि इस कंप्यूटर के एग्ज़ाम से ये हो रहा है कि अगर आप देखेंगे कि इनके वो सेंटर्स भी ठीक नहीं है। बहुत सारी जगहों पे इनका जो इंट्रानेट है, आई मीन कि जो अंदर उन्होंने अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, वो काम नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चों के जो टैब्स हैं, जो दिए हुए हैं शायद वो सब स्टैंडर्ड्स हैं या क्या वजह है कि वो ऑफ हो जाते हैं। वो एक जगह के ऊपर मार्क करते हैं क्वेश्चन, जब दोबारा उसको रिविज़िट करते हैं तो वो अनमार्क होया हुआ होता है। डॉक्टर साहब बात ये है कि इससे आगे बढ़ते हैं कि आपने जैसे बात की कि बलूचिस्तान में है, अब देखा जाए तो जो तालीम का लेवल है वो शायद मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ है। यानी अगर आप लाहौर में एफएससी का स्टूडेंट लें और एक दीर में लें, या आप ले जाके बलूचिस्तान के किसी तुर्बत के इलाके में, या आप लें अंदरूनी सिंध घोटकी में लें, तो तीनों के जो एफएससी के स्टूडेंट हैं उनका एजुकेशन लेवल मुख्तलिफ होगा, ये बात तो समझ आती है। तो क्या इन सब के लिए पर्चा एक ही है एमडी कैट का? जी देखिए, पर्चा एक ही होना चाहिए। पर्चे के ऊपर तो चलिए कोई नहीं कि अगर आप
हर सूबे का अलग-अलग ले लेते हैं, जैसे पहले होता था कि हर सूबे का सिलेबस डिफरेंट है। आप पूरे सूबे का एक ले लें, लेकिन पूरे मुल्क का एक लेना यूनिफ़ॉर्म करिकुलम या यूनिफ़ॉर्म सिलेबस नहीं अभी तक इसमें बना। कितने बच्चों की ये शिकायत है कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है। फिर आप देखिए सबसे बड़ी एक लॉजिकल आप बात देखिए, इन्होंने पूरे महीने पे उस टेस्ट को फैला दिया। अब हर महीने हर रोज़ 2 दफ़ा टेस्ट होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक यानी है? महीने में 30 दिन मुसलसल टेस्ट हो रहा है। जी, तकरीबन उसके कोई 50 टू 60 टेस्ट बनेंगे। आप देखिए एफएससी के पूरे सिलेबस को आप लें तो आप कितने एमसीक्यूज़ बना सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। दिस मीन कि अगर आपने रोज़ाना 500 से 600 पेपर देना है और इनके एग्ज़ाम रेगुलेशन के अंदर ये है कि एवरीबॉडी विल हैव अ यूनिक पेपर। यूनिक पेपर मीन कि अगले बच्चे को और क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पिछले को कुछ और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब होगा ये कि आपके एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा विद इन 2 टू 3 डेज़ एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। अब आप यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखें तो जो बच्चे टेस्ट देके आते हैं, वो जितने उनको एमसीक्यूज़ याद होते हैं वो यूट्यूब पे दे देते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बच्चे ने शुरू के दिनों में टेस्ट दिया है वो डिसएडवांटेज पे रहा और अब जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वो एडवांटेज पे रहेंगे। सो ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, तमाम बच्चों को एक जैसी अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। एक डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए। अगर हम ये ना भी कहें कि इनका कोई इरादा करप्शन करने का होगा, तो फिर भी ये गलत है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी करप्शन जनरेट हो सकती है। आपने बताया कि ये जो एमडी कैट का जो टेस्ट लिया जा रहा है, ये आउटसोर्स कर दिया गया है एक किसी फर्म को। तो उस पे क्या एतराज़ हो सकता है? क्योंकि अब सब चीज़ें गवर्नमेंट खुद तो नहीं करती। आउटसोर्स करना जो है वो तो अब इंटरनेशनली एक ट्रेंड बन चुका है और उसका एक मेरिट चेक करके आउटसोर्स किया जाता है चीज़ों को। देखिए आउटसोर्स करना होता है, तो जिसको आप आउटसोर्स करते हैं, पहले उसकी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं। आप अगर देखें तो ये जिस कंपनी को किया गया इन्होंने आउटसोर्स किया, ये कंपनी वजूद में आ रही है टेंडर की क्लोजिंग डेट के बाद। नंबर 1 सिंगल मैन कंपनी है। जब अखबारों में ये आना शुरू हुआ कि ये कंपनी आउट ऑफ वे इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक एक्सप्लेनेशन उसकी दी। वो एक्सप्लेनेशन उज़रे गुनाह से भी बदतर थी, जिसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसको नोटिस नहीं लिया और उन्होंने लेटर लिखा कि आप देखिए आपने पेपर रूल्स की खिलाफवर्जी की, आपने एसईसीपी के रूल्स की खिलाफवर्जी की, आपने पब्लिक फंड विदाउट एनी गारंटी आपने 15 साढ़े 15 करोड़ रुपया उस कंपनी को दे दिया एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर। उसके बाद भी इस कंपनी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर आप ये कहें ना कि ये कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी रिप्यूट है, ये टेस्ट ले रही है, इसके पास सीक्रेसी ब्रांच है, इसका तजुर्बा है ये टेस्ट लेने का, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि इस कंपनी ने जो ही टेस्ट कराना शुरू किए, इसके बारे में कितने ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं कि इनके कंप्यूटर्स चल नहीं रहे और अभी आप देखिए कि टेक्स कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सिंगल मैन कंपनी है एक्चुअली तो जो कंपनी के ओनर हैं उस्मान राशिद साहब, उनको आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा। ये पीएमसी के लोग ही उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इनका अपना बेबी है और अपने बेबी को खुद ही ये डिफेंड कर रहे हैं। वो बेबी के अलावा से और कोई मालिक नहीं है, ये खुद ही है, तभी ये खुद ही इसकी एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि पूरे महीने पे जब ये उसको फैला रहे हैं, एक बच्चे को तैयारी के लिए मिल रहे हैं जिसका पहली तारीख को टेस्ट हो रहा है, उसको एफएससी के एग्ज़ाम के बाद तैयारी के लिए कम दिन मिल रहे हैं। जिसका टेस्ट 30th सितंबर को होना है, उसको दिन बहुत थोड़े मिल रहे हैं, उसको ज़्यादा मिल रहे हैं टेस्ट। इसका मतलब है कि आपने सेम कंडीशन टेस्ट की नहीं रखी एडमिशन टेस्ट में। ये टेस्ट तो किसी हिसाब से रिलायबल नहीं है। फिर एक और आप देखिए कि ये भी नहीं पता बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि जब इनके प्रैक्टिस टेस्ट थे, उसमें भी इनके आंसर्स गलत होते थे और अभी भी इनके आंसर्स बहुत सारे गलत हैं। अब क्या पता की के अंदर गलत आंसर को सही किया गया हो। एक बच्चा जो सही क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहा है, उसको कंप्यूटर तो गलत देगा। इसका मतलब है कि उस बच्चे के मार्क्स कम आएँगे विदाउट एनी रीज़न कि वो उस बच्चे को नॉलेज तो है और आप अगर देखें तो हज़ारों बच्चे ऐसे हैं, जो ये चिल्ला रहे हैं कि हम पेपर करके आए, हमें लगा कि 190 से ऊपर मार्क्स आएँगे और हमारे मार्क्स 110, 120 आ रहे हैं। उसकी रीज़न की गलती है। उसके बाद पीएमसी के लोग कहते हैं कि ये नालायक बच्चे शोर कर रहे हैं। आप देखिए एक बच्चा जो मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए 95% से ऊपर ले रहा है, कॉलेज के अंदर जो उसकी असेसमेंट हो रही है क्योंकि एफएससी का फर्स्ट ईयर का तो हुआ नहीं एग्ज़ाम अभी सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आया नहीं है। उसके कॉलेज के अंदर बहुत अच्छी पोज़ीशन है, उसको आप कैसे नालायक कह सकते हैं?
वो एग्जाम का तरीका आपका ठीक नहीं है और बराए मेहरबानी आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि लोगों का क्यों मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जो NLE है, इस पर आपके क्या एतराज़ात हैं? एक हुकूमत चेक करना चाहती है कि हाउस जॉब एक डॉक्टर ने की है, तालीम किया, तो NLE का इम्तिहान देने से आप क्यों मोतरज़ हैं? देखिए पीरज़ादा साहब, हम कोई मुखालफत बराए मुखालफत नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर रहे कि इनकी किसी अच्छी चीज़ को भी कहें कि खराब है। एनएलई के बारे में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि आपने एक्ट बनाया सितंबर 2020 में और आपने कहा कि जी एनएलई 2021 के बच्चों का होगा। जब बच्चे ये दाखिल हुए थे जो डॉक्टर बने हैं, उस वक़्त पीएमडीसी था और उनको ये कहा गया था कि आप जब 5 साल एग्ज़ाम पूरा कर लेंगे, 5 साल की पढ़ाई पूरी कर लेंगे, आप पास हो जाएँगे, हाउस जॉब करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, लाइसेंस मिल जाएगा। अब आपने उनको कहा कि जी एनएलई भी देना है और एनएलई आप देखें कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है। वो बच्चा जिसने 2 साल पहले बेसिक साइंसेज़ पढ़ी थी, उसे 3 से 4 साल हो गए बेसिक साइंसेज़ पढ़े हुए। आप अब उसका बेसिक साइंसेज़ का टेस्ट ले रहे हैं। जबकि एनएलई अगर आपने करना है, जिस तरह बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड में होता है, यूके ने एनएलई का उन्होंने अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम शुरू करना था, तो उन्होंने 2017 में कहा कि हमने 2023 में एग्ज़ाम देना है। यानी कुछ पीरियड बीच में कुशन पीरियड दिया। इन्होंने कोई कुशन पीरियड नहीं दिया और रेट्रोस्पेक्टिवली इन्होंने उसको कर दिया। फिर आप देखें कि कैसी की ये जजमेंट करना कि 3 घंटे के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं सेफ डॉक्टर के नाम पे। अगर आपने डॉक्टर को सेफ करना है, तो आप पहली बात तो ये है कि आप ये रेट्रोस्पेक्टिव ना लें। आप अभी जो बच्चा मेडिकल कॉलेज में गया है, जब वो 2025 या 26 के अंदर वो डॉक्टर बनेगा, आप उसका लें। एग्ज़ाम के 3 स्टेप्स आप लें। बेसिक साइंसेज़ इलादा से टेस्ट करें। आप कैसे 3-4 एमसीक्यू से पूरे का पूरा आप सब्जेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए जो NLE का इम्तिहान लिया जा रहा है, ये जो दीगर अदारे हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी NLE का टेस्ट देना ज़रूरी है हाउस जॉब के बाद? जी, हाउस जॉब के बाद ज़रूरी है क्योंकि मैंने आर्मी में सर्व किया है, मुझे पता है। डॉक्टर साहब माज़रत के वहाँ पर 3 साल के अंदर एक आपको लिमिट नहीं दी जाती कि 3 साल के अंदर आप NLE क्लियर कर लें? जी, उसकी रीज़न ये है कि जो ही हाउस जॉब कंप्लीट होता है, तो आर्मी की सर्विस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है कि डॉक्टर को इमीडिएटली फील्ड के अंदर जाना पड़ता है। अब अगर वो एक बच्चा टेस्ट देता है और वो टेस्ट नहीं दे सकता, तो आप उसको 6 मंथ्स के लिए कहाँ प्लेस करेंगे? इसलिए क्योंकि उसने सीएमएचएस में नहीं आना होता, उसे वार ज़ोन्स में जाना होता है। वार ज़ोन्स के अंदर और जो फ्रंट लाइन के ऊपर या जो फील्ड के अंदर यूनिट की ज़रूरत होती है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। इसलिए आर्मी के अंदर उन्होंने कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा विदिन 3 ईयर्स देना होगा और कोई भी डॉक्टर जब स्पेशलाइज़ेशन के लिए जाएगा, तो उससे पहले उसका एनएलई पास करना ज़रूरी है। अगर सिविल साइड पे भी अगर 3 साल की आपको रिलैक्स टाइम मिल जाए, तो क्या आपका जो है ये कबूल होगा आपका, अगर पीएमसी इस तरफ गौर करे तो? जी नहीं, मेरे ख़्याल में तो ये बिल्कुल नहीं। एनएलई अगर उन्होंने रखा है, तो सबके लिए यकसां होना चाहिए। एनएलई होना ही अभी तो 5 साल के बाद चाहिए, एनएलई अभी फौरी तौर पे नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एनएलई रेट्रोस्पेक्टिव है, इसको स्टार्ट करना है तो 2025 से करें, 3 स्टेप्स के अंदर करें और एनएलई को रिप्लेस करें जो एफसीपीएस पार्ट 1 या एमडी पार्ट 1 है। कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से बात करें, अगर वो इलादा से एग्ज़ाम लेना की रिक्वायरमेंट है, तो उनको आप रोक नहीं सकते कि वो ना लें। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बाकी सर्विसेज़ के लिए आप इसको एज़ अ मेरिट यूज़ होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने ये जो सारी एतराज़ात हैं, जो आपके मशवरे हैं, एक तो आप अदालत कह रहे हैं कि मुख्तलिफ आपकी तंजीमें गई हुई हैं, आप भी गए हुए हैं, तो क्या आपने बराह रास्त पीएमसी को कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी, उनसे कोई मुलाकात की कोशिश की और उनका क्या जवाब था? जी, हम 2 दफ़ा उनसे मिले हैं। किस लेवल पे डॉक्टर साहब मिले हैं? आपकी मुलाकात किस लेवल पे जी, हुई? हम एक दफ़ा वाइस प्रेज़िडेंट साहब से मिले हैं, पूरा हमारा डेलीगेट गया था और एक दफ़ा हम प्रेज़िडेंट पीएमसी से मिले हैं, पूरा डेलीगेट गया था। और आपने उस कोई वक़्त उन्होंने कहा कि जो हमने सजेशंस दी हैं, हम गौर करेंगे। लेकिन गौर क्या करना है, वो तो उसी तरह जहाँ थे वहीं पे खड़े हैं। आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दी थी? जी, बिल्कुल, उनको जो जितना अपना एजेंडा था, उसको सारा हमने रिटर्न लेके गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे अभी एक ज़हन में बात आ रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर्स के मसाइल वो बखूबी समझते भी हैं
और उनका मिजाज है कि वो गौर भी करते हैं और आपको उस हवाले से कोई ना कोई रिलीफ भी मिलता है। क्या आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तक भी पहुंचाई है? जी, जब ये कानून बन रहा था, तो हमारी पीएमए की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अलवी साहब आए थे। हमने उनसे ज़िक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा कोई कानून नहीं बनने दूँगा जो डॉक्टर्स के खिलाफ होगा। लेकिन चंद दिनों के बाद उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इसको कानून को नाफ़िज़ कर दिया था, जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिसीजन के बाद रिवोक हुआ। सो उनसे बात करने का मुझे तो लगता है कि कोई यूज़ नहीं, वो देख तो रहे हैं, मीडिया भी देख रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे इस सिलसिले में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं और मेरे ऑडियंस जो है बड़े सीधे साधे से लोग हैं, बहुत वो डिटेल और टेक्निकल और फिलोसॉफिकल चीज़ें कुछ समझ से बेहतर वो कहते हैं कि हमें सीधी सीधी और सादी सादी सी बातें बताएं। आप बताइए कि पीएमए रिप्रेजेंटेटिव जमात है डॉक्टर्स की, यही है ना? जी। तो आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, यानी अभी आपने ऑफिस जाना है। जो आपके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं पीएमए के, पंजाब के कह लीजिए, और पाकिस्तान लेवल की, वो कहाँ है? हमें तो कभी नज़र नहीं आए, ना ही बहुत से लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। जी, हमारे जो पीएमए पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, तनवीर साहब, आप अगर देखें तो जितनी हमारी रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है पीएमसी के साथ, हमने एसईसीपी को लिखा, वो सारा प्रेसिडेंट तनवीर साहब ने ही लिखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या जो एहतजाज होते हैं, जो नुमाइंदगियाँ होती हैं, वहाँ उनकी शमूलियत वैसे नज़र नहीं आती जैसे एक लीडर की आनी चाहिए। तो इस पर लोगों के एतराज़ात भी आते हैं कि शायद पीएमए के जो ओहदेदारान, जो ऑफिस बेरर्स होते हैं, वो भी शायद जो जिस तरह हमारा एक पॉलिटिकली सिस्टम है, एक ऐसी एंटिटी बनते जा रहे हैं जिसे उर्फ़ आम में माफिया कहते हैं, और अपनी प्रिविलेजेस और अपनी चीज़ें एंजॉय करने के साथ साथ उन्हें अपने जो ऑडियंस होते हैं या जो पब्लिक होती है उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं है। फिर ज़्यादा साहब ऐसी बात कोई नहीं है। पीएमए तो एक पीएमए के अंदर काम करना वॉलंटरी तौर पे होता है। इसमें कि कोई प्रिविलेजेस नहीं है, कोई पर्क्स नहीं है। आपने जहाँ जाना है, आपने खुद से ही जाना है। ऐसी कोई इस पीएमए की कोई ओहदेदार को किसी किस्म की कोई एग्जेम्पशन, कोई प्रिविलेज, कोई पर्क्स नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आपने डॉक्टर्स के भी हुकूक का देखना है और आपने पेशेंट्स के हुकूक का भी देखना है। पीएमए है, ये इलेक्टेड बॉडी होती है ना, इलेक्शंस के थ्रू मार्ज वजूद में आती है। जी, इलेक्टेड बॉडी। तो ये इसमें बहुत सी पीएमए जो हैं उनके इलेक्शंस नहीं हुए बहुत अरसे से। मसलन मैं रावलपिंडी की मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इनके आखिरी मरतबा कब इलेक्शन हुए थे, आप बेहतर बता सकते हैं। तो इसे कैसे हम कह सकते हैं कि ये इलेक्टेड बॉडीज़ हैं? इलेक्टेड बॉडीज देखें, हमारे पीएमए पंजाब के भी इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस हैं जहाँ इलेक्शन होते हैं, और फिर पीएमए की जो कई ब्रांचेस हैं, उनके अंदर कई लोग बार-बार री-इलेक्ट हो जाते हैं। तो सारी ब्रांचेस पीएमए पिंडी आप देखें, बड़ी फाल ब्रांच है, बड़ी हमारी एक जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही प्राइस ब्रांच है। कितने उनके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पाकिस्तान मेडिकल जो एसोसिएशन है, उसका एक जर्नल निकलता है रावलियन के नाम से, जो इंडेक्स जर्नल है। सो कौन कहता है कि पीएमए रावलपिंडी इनएक्टिव है? पीएमए पिंडी एक्टिव है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पीएमए कहीं नज़र नहीं आती, आप देखिए, आप अखबारें देखें, आप सोशल मीडिया देखें, हर जगह पे पीएमए मौजूद है। मैं एक्टिव की बात तो बाद में करूंगा, मैं इलेक्शन की बात की थी। रावलपिंडी में पीएमए के इलेक्शन लास्ट कब हुए थे? ये जी मेरे ख्याल में जो अभी मौजूदा कैबिनेट के लोग हैं, आप उनसे अगर आप पूछे तो वो आपको सही तरह करके बता सकेंगे। अच्छा डॉक्टर क्योंकि अभी साहब, तक अब पीएमए जो है वो पाकिस्तान लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद डॉक्टर्स मौजूद हैं, और तकरीबन बेशुमार इससे मुतल्लिका और लोग हैं। इतनी बड़ी एंटिटी है, इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन हुकूमत इन्हें बिल्कुल कोई लिफ्ट ही नहीं करा रही। तो इसका क्या मतलब लेना चाहिए कि पीएमए कमज़ोर है, इसकी नुमाइंदगी कमज़ोर है और वो अपनी बात नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए कि अगर पीआईए देखें, गवर्नमेंट ने पीआईए पे हाथ डाला, वो सब खड़े हो गए, गवर्नमेंट को बैकफुट पे जाना पड़ा। स्टील मिल लीजिए, वापडा लें, कोई और छोटे से छोटा अदारा भी लें, जहाँ भी गवर्नमेंट कोई ऐसे स्टेक होल्डर्स के मुखालिफ कोई बात करना चाहती है, वहाँ अगर तंजीमें और लोग मुत्तहिद हैं, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूँगा कि अगर उनकी रियल नुमाइंदगी है, यानी अगर पीएमए रियल नुमाइंदगी है,
तो गवर्नमेंट इनको उतना क्यों नहीं एंटरटेन कर रही? उन्हें नहीं पता कि 2 लाख 2.5 लाख जो डॉक्टर्स हैं वो पीएमए के साथ हैं और पीएमए की छतरी के नीचे हैं। देखिए, जहां तक आपकी ये बात है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही, गवर्नमेंट लॉजिकली कोई बात नहीं सुनती। शायद गवर्नमेंट चूंकि खुद भी जिस तरीके से आई वो एहतजाज से आई, तो गवर्नमेंट शायद उन लोगों की बात आराम से सुन लेती है जो एहतजाज कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज किया है आपने? जी, हमने कई दफा पुरअमन एहतजाज किया है, लेकिन डॉक्टर्स को पुरअमन एहतजाज के लिए भी हॉस्पिटल से निकलना पड़ता है, हॉस्पिटल को छोड़ना पड़ता है। जहां तक डॉक्टर्स की बात है, अगर डॉक्टर्स अपने हक के लिए बाहर निकले तभी अवाम ने सफर करना है। जो डॉक्टर्स के हाथों सफ़र होते हैं पेशेंट्स, वो भी मैं बात करना चाहूँगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ शायद मुझे नहीं याद कि कोई 15-20 साल से पहले कभी डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडीज़ बंद, स्ट्राइक, आप समझिए कि जिस तरह एक किसी फैक्ट्री में स्ट्राइक्स होती थी, मार-धाड़, लड़ाई-झगड़ा, लेकिन अब वो डॉक्टर्स में अमूमी तौर पे पाया जा रहा है और ख़ास तौर पे यंग डॉक्टर्स में। तो क्या यंग डॉक्टर्स का जो गुस्सा है वो दरअसल उनके कैरियर की इनसिक्योरिटी के हवाले से नहीं है? और उसमें चूंकि आप सीनियर्स हैं, पीएमए एक सीनियर्स डॉक्टर्स की तंजीम है, उन्होंने अपने आने वालों के कैरियर के हवाले से क्या काम किया है? जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आज से 15 साल पहले कोई डॉक्टरों की हड़ताल नहीं हुई। अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट सुन क्यों नहीं रही। यंग डॉक्टर्स को भी निकलना इसलिए पड़ा कि उनकी गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी और गवर्नमेंट को सुनाने के लिए, गवर्नमेंट को मनाने के लिए हड़ताल उन्हें करना पड़ी और आप देख रहे हैं कि वही चीजें कामयाब हुई कि जब वो बाहर निकले तो उनके वो तमाम बातें डॉक्टर साहब देखिए, जब एक यंग डॉक्टर आता है तो उसको अपनी जॉब के हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से बहुत इनसिक्योरिटी होती है। मसलन उसे हर स्टेज आगे जाने के लिए एक एफपीएससी का और दीगर इम्तिहानात देने पड़ते हैं और बहुत उनका कैरियर जो है वो उस लिहाज से एक स्मूथ नहीं होता जैसे बाकी दीगर अदारों में होता है। अब पीएमए जो ऐसी तंजीमें होती हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स और जो उनके ऑडियंस होते हैं उनके लिए काम करती है। मेरा सवाल दोबारा से ये है कि पीएमए ने यंग डॉक्टर्स या डॉक्टर्स के कैरियर के हवाले से क्या लाए अमल अब तक इख्तियार किया है और क्या तजावीज़ दी हैं? देखिए, अगर आप देखें तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, हमारी अपनी हेल्थ मिनिस्टर बनी है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो एडहॉक पे काम कर रहे थे वो रेगुलराइज हुए। डॉक्टर्स के प्रमोशंस बहुत सारे रुके हुए थे। अब मुझे एग्जैक्टली फिगर्स तो याद नहीं है, लेकिन इट इज इन थाउजेंड्स के जो प्रमोशन रुके हुए थे वो प्रमोशन हुए। ये तो एक फौरी इकदामात है ना, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि पीएमए ने डॉक्टर्स का कैरियर के हवाले से क्या सिस्टमेटिक तजावीज़ दी हैं। पीएमए जो एक तंजीम है जिसके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर्स आपके पीछे हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनके कैरियर के लिए आपके पास कोई रिटर्न तजावीज़ थी जो दी आपने या बनाई हैं आपने अब तक? जी देखिए, जहाँ तक ये बात है, आपने कहा कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए हमने सेफ्टी एक्ट बनाया, जो अभी लॉ डिवीजन के पास है। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट को हम कई दफा रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि आप ये सिक्योरिटी लॉ बिल पास करें। वो बिल असेंबली में ही वो नहीं ला रहे। अभी तक लॉ डिवीजन उसको आगे नहीं लेके जा पा रहा, जबकि हमने वो लॉ खुद जाके बैठ के वहां पे सेक्रेटेरिएट में जाके उन लोगों के साथ मिल के बैठ के ड्राफ्ट किया है और उसको हर लिहाज से मरीज का तहफ़्फ़ुज़ और डॉक्टर दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करके उसे किया है। आप देखिए कि हॉस्पिटल्स अपग्रेड जो हुए हैं, अब जो स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, आप देखिए कि वो काम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि लोगों की सैटिस्फैक्शन, वो तो अब पाकिस्तान के अंदर एक किस्म का ये एक तरीका भी बन चुका है कि लोग सैटिस्फाइड नहीं होते किसी भी गवर्नमेंट की किसी चीज़ से। और अस्पतालों के अंदर रश इतना ज़्यादा है कि बाज़ दफ़ा एक-एक डॉक्टर को 150-200 मरीज़ एक दिन में देखना पड़ता है। ये बताइए कि अभी आपने बताया कि जो एमडी कैट का इम्तिहान हो रहा है वो बड़ा इनजस्टिस है और 30 दिन है और दीगर उसके मसाइल। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट तो नहीं रुकी, इम्तिहान तो हो रहे हैं, पीएमए क्या कर रही है? कल इम्तिहान हो जाएंगे, जिनके दाखिले हो जाएंगे, जो एडमिट हो जाएंगे स्टूडेंट, 30 दिन पूरे हो जाएंगे एमडी कैट के, तो उसके बाद वो बच्चे स्टूडेंट्स दाखिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा? आप अभी तक रुकवा क्यों नहीं पाए? देखिए, किसी भी चीज़ को एक महज़ब माशरे के अंदर रुकवाने के लिए आपने पहले तो उनसे बात करनी होती है। आप देखिए कई दफ़ा हम उनसे बात कर चुके हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर चुके हैं कि ये एमडी कैट का तरीका ठीक नहीं है। जब वो नहीं हुए तो हम कोर्ट्स में गए हुए हैं। अब कोर्ट्स ने डिसाइड करना है कि क्या हमारी बात ये ठीक है या वो कोर्ट्स उनका साथ देती है।
आप देखिए कि उसके बाद एक मुहज़्ज़ब माशरे के अंदर और आप क्या कर सकते हैं? अगर लोग ऊपर बैठे हुए इतनी डटाई के साथ कर रहे हों और उन्होंने अपने अदारों को तबाह करने का सोचा होगा हो, तो आप इससे ज़्यादा जो आपने मिसाल दी है, वो मिसाल इसलिए डॉक्टरों पे फिट इसलिए नहीं आती कि क्या हमारे पास तो एक ही चॉइस रह जाती है ना कि हम काम छोड़ के बैठ जाएँ। तो आप देखिए कि कौन होगा कि जो मुतासर होगा उससे। गवर्नमेंट अब इस तरह ना वो लॉजिकली बातों से मान रही है, ना वो लीगल बातों से मान रही है। तो अब अगला हल तो यही रह जाता है कि हम हॉस्पिटल्स छोड़ें और हम बाहर सड़कों के ऊपर आएँ और इस आवाम को बाहर अस्पतालों के अंदर बढ़ने दें। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ना किया तो हम किसी भी हद तक जाएँगे हम। ये आप देखें कि हम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को और तमाम ऑप्शंस हमारे पास खुले। यानी आप आइंदा अपने एहतजाज को मज़ीद गर्म करने का पूरा इरादा रखते हैं। जी, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी और गवर्नमेंट इसके अंदर बेहतरी नहीं लाएगी, तो ज़ाहिर है ऑप्शंस हमारे पास सारी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक और बात आती है कि चूँकि पीएमए एक ऐसा अदारा है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो तमाम डॉक्टर्स के हवाले से मामलात को लेता है। अब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मसलन आगा खान यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस है वो बहुत मुख्तलिफ है और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो पीएमए ने कभी कोशिश की कि उनके सिलेबस के हवाले से भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए कि वो भी बाकियों की तरह का एक यूनिफ़ॉर्म सिलेबस हो? देखिए सिलेबस तो यानी करिकुलम सबका एक है, मकसद एक ही है, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो सबके एक हैं, रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है। आप देखिए कि तरीका उसका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो एंड ऑफ द ग्रेजुएशन के ऊपर जो एक कॉम्पिटेंसीज़ आनी चाहिए, वो आगा खान की हों, किंग एडवर्ड की हों, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की हों, वो सारी वेल डिफाइंड है और वो सारी की सारी उसी हिसाब से आगा खान के स्टूडेंट्स कहीं किसी हिसाब से ऐसे नहीं है कि उन्हें कोई चीज़ें कम पढ़ाई जाती हों या कोई उनका डिफरेंट उनकी चीज़ें और पढ़ाई जाती हों। पढ़ाई वही चीज़ें जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है करिकुलम के और जो करिकुलम फिलॉसफीज़ हैं वो डिफरेंट है। इस वक़्त मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ट्रेडिशनल करिकुलम भी चल रहा है और मॉड्यूलर भी चल रहा है। आगा खान वालों का हाइब्रिड चल रहा है और वो दैट इज़ गोइंग वेरी सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब ये बताइए जो यंग डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? क्या वो आपको ड्यू रिस्पेक्ट देती हैं पीएमए को और समझते हैं कि आप उनके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपकी वो बात मानते हैं सीनियर के तौर पर? जी देखिए जो एसोसिएशंस 2 काम कर रही हैं, दोनों में डॉक्टर्स हैं। अब ज़ाहिर है वो डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स हैं, उनके कुछ मसाइल थोड़े-से डिफरेंट हैं। आपके साथ उनकी शिकायत भी हैं? जी, वो तो जो आप देखिए कि वो तो कुछ टाइप की होती है, जो कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन एक दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ होती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी शिकायत नहीं है कि जिसमें आप कहें कि कोई डिफरेंसेस हैं। वी आर वर्किंग टुगेदर हम बिल्कुल कोई पैरेलल काम नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इन सीरीज़ काम कर रहे हैं और हमारी बिल्कुल आपस में कोलैबोरेशन होती है। आप देखिए कि अभी एमडी कैट के सिलसिले में आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि पीएमए, वाईडीए, स्पेशलिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन सारे के सारे इकट्ठे हैं। कोई उनके साथ हमारी ऐसी नहीं है और वो ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि स्टेप वाइज़ आपके वे फॉरवर्ड क्या है? आप पीएमसी में अब वो एक्ट बन गया है, अब तब्दीली तो उसकी पार्लियामेंट के ज़रिए हो सकती है, लेकिन उसके तरीक़ाकार और उसके मामलात में उसमें कैसे तब्दीली चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2 जो एमडी कैट हो रहा है और ये मुसलसल हो रहा है और चल रहा है, इसको रुकवाने के लिए या इसकी डैमेज कंट्रोल के लिए आप क्या कर रहे हैं? नंबर 3 कि ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो जितने वायलेंट होते जा रहे हैं, इस हवाले से आप कैसे एक पब्लिक को मुतमईन कर पाएँगे? जी, पहला तो ये है कि एमडी कैट के सिलसिले में कोर्ट में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, हम उनको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकली भी और वैसे भी उनको मॉरली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से हमें बिल्कुल उम्मीद है कि हमारे मुल्क में अभी तक कोई इंसाफ कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस कि जहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट्स गई हैं और आई एम 100% श्योर कि जब वो हमारी ये तमाम बातें सुनेंगे, तो जो हमारी बहुत लॉजिकल है, तो हमें रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आगे स्टेप्स मौजूद हैं। देखिए वायलेंस तो मैं तो ये नहीं समझता कि कोई वायलेंस यंग डॉक्टर्स के अंदर मौजूद है। यंग डॉक्टर्स के अंदर थोड़ी-सी बेचैनी अपने करियर के लिहाज से और जो उनके साथ हो रहा है, वो डेफिनिटली दे आर ग्रीव वो उन्हें गवर्नमेंट के वो वाले स्टेप से वो मुतमईन नहीं है। लेकिन यहाँ तक ये बात है कि उनका एटीट्यूड वायलेंट है। आप देखिए कि तमाम हॉस्पिटल इस वक़्त यंग डॉक्टर्स ने ही सँभाले हुए हैं। हाउस ऑफिसर्स यंग हैं, जो पीजीज़ हैं, सारा हॉस्पिटल पीजीज़ के ऊपर चल रहा होता है।
सो ये वायलेंट लफ्ज़ तो मेरे ख़्याल में पीरज़ादा साहब शायद ज़्यादा थोड़ा-सा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि वो नाराज़ हैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट की कई पॉलिसियों की वज़ह से नाराज़ हैं और नेचुरली हम उनके साथ हैं, हम उनके जो जहाँ पे रिप्रेज़ेंटेशन करनी होती है, उन चीज़ों में हम सारे के सारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो पीएमए है, उसने कोई ऐसा ढांचा, कोई ऐसा फार्मूला बनाया है कि जो यंग डॉक्टर्स को सेटिस्फाई करे कि जब आप इस कैरियर में आएंगे तो आपका कैरियर स्मूथली चलता जाएगा, आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे? क्या कोई ऐसा बाकायदा तौर पे आपने रिटर्न कोई फार्मूला बनाया हुआ है और पब्लिक किया है आपने? देखिए, ये काम तो गवर्नमेंट का है। हमारा काम तो ये है कि गवर्नमेंट को हम बड़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं नहीं कि डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट हमें नहीं, एज़ मैं एन एज़ ए माज़रत बॉडी नहीं डॉक्टर साहब, माज़रत के साथ, चूँकि पीएमए एक स्टेक होल्डर है और बहुत बड़े एक उनका नुमाइंदा प्लेटफ़ॉर्म है डॉक्टर्स का। तो क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है ये, आप ये कहकर क्या बरीउज़िमा हो सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है? आपको नहीं चाहिए कि एक पूरा इसमें एक हम स्टडी गवर्नमेंट को करवाइए, सजेस्ट कर रिसर्च सकते करें? हैं। देखिए, हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट अगर हमारी सजेशन सुनना ही ना चाहे, जी, आपने यानी सजेस्ट किया, गवर्नमेंट आपने एक रिसर्च स्टडी गवर्नमेंट को दी है कि यंग डॉक्टर्स के हवाले से या उनके कैरियर के हवाले से ये करना चाहिए। जी देखिए, हमने हर प्लेटफ़ॉर्म पे हम हेल्थ सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने बताया कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, एमटीआई के रूल्स के बारे में हमने उन्हें बताया कि उसके अंदर क्या-क्या फ्लॉज़ हैं, आप डॉक्टर्स को डिससैटिस्फाइड करेंगे, आखिर में सफ़र पेशेंट से करना है। इसी तरह हमने जो अब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है, सीआईपी है, लोगों के स्पेशलिस्ट बनने के लिए, उसके अंदर जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी की सारी हमने गवर्नमेंट तक पहुँचाई हुई हैं। पीएमसी के हवाले से हमने हर लेवल पे हमने लेटर्स भी लिखे हैं। हम हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी से मिले हैं। हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी के जो सरबराह हैं, उनका कहना है कि जी हमें नहीं सुना जाता। उन्होंने तो बल्कि हमें यूँ लगा कि जब हम उनके साथ जाके हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारी कोई सही नहीं है। हम बुलाते हैं मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर साहब हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये सब चीज़ें आपने रिटर्न भी दी हैं। भी दी है, जब हम देखिए कि गवर्नमेंट का अगर ये रवैया हो, तो उसमें फिर क्या किया जा सकता है? अच्छा, ये हम बताइए कि अपने तौर आपका पर कोई नेशनल लेवल के कन्वेंशन करने का कोई इरादा है अपने मुतालबात मनवाने के लिए कि पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उसमें आए और आप डॉक्टर्स की और एक मुत्तहिदा एक लाहे-अमल इख्तियार करें? जी, हमारी होती है। हमारी जो सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, वो सॉर्ट ऑफ अ कन्वेंशन ही सॉर्ट ऑफ अ थिंग होती है कि जिसमें हम तमाम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, हम उनकी सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देते हैं। वो इन राइटिंग हम गवर्नमेंट तक भेजते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इज़ हैविंग अ डेफ ईयर टुवर्ड्स दिस। लेकिन डॉक्टर साहब, बात तो फिर वही थोड़ी-सी समझने में मुश्किल पेश आ रही है कि इतना अहम शोबा है मेडिकल का, जिससे कोई मुआशरा आप समझिए कि उससे नज़र नहीं चुरा सकता और इसको अहमियत दिए बगैर नहीं रह सकता, और पीएमए और वाईडीए उनकी रिप्रेजेंटेटिव तंजीमें हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इतने अहम शोबे और इतनी अहम तंजीमों को जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है और उनकी बात नहीं सुनती। इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं कि या तो गवर्नमेंट पूरी तरह से ये शोबा तबाह करना चाहती है, या ये कि जो तंजीमी नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डॉक्टर्स के और ये तंजीमें हैं, वो इतने मौसर नहीं हैं। पीरज़ादा साहब, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर गवर्नमेंट की साइकी और गवर्नमेंट का भी आप वर्किंग आपको पता है। इस गवर्नमेंट के या इससे पहले की गवर्नमेंट्स के, इनने अपने मसाइल्स की जो प्रायोरिटी रखी हुई है, वो बिल्कुल डिफरेंट रखी हुई है। वैसे भी जो मुआशरे जब तबाही की तरफ जाते हैं, तो जो एजुकेटेड लॉट होती है, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आ जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉट होती है, वो सारा कुछ सँभाले बैठी है। एक ऑब्जर्वेशन है कि पहले डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता था यही पाकिस्तान में, जब हम सुनते थे कि जी मसीहा हैं, ये मसीहाई शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अब ये जो लफ्ज़ है ये अफ़सानवी सा हो गया है। आप आम मुआशरे में जाइए, बाहर जाइए, तो डॉक्टर्स के हवाले से एक बहुत मुख्तलिफ़, मैं बिल्कुल माज़रत के साथ कहूँगा कि बहुत अच्छी राय नहीं है किसी भी शख्स की, ना तो उनके तवज्जो के एतबार से, फिर जो जिस तरीके से वो फ़ीस वसूल करते हैं, यानी हर 2-3 सूरतों में डॉक्टर को अब मसीहा नहीं माना जाता। क्या आप लोगों ने कभी आपस में बैठ के इस चीज़ को डिस्कस किया है? पीरज़ादा साहब, बिल्कुल आपकी ये ऑब्ज़र्वेशन, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज से तकरीबन 30-40 साल पहले तक
डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों या रिलीजियस लोग हों, इन सबको एक ही लेवल पे और बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। आप डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपसे डॉक्टर्स के जी, हवाले से ही जवाब चाहूँगा। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो देखिए कि डॉक्टर्स का भी इसी तरह करके इमेज गिरा है। इसकी कुछ रीज़न्स अगर आप बैकग्राउंड जाएँ, तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट हुई है फ्रॉम सोशलिस्टिक टू कैपिटलिस्टिक। पिछले कोई 4-5 दहाइयाँ आप देखें, तो ग्रेजुअली चेंज होता गया। पहले कुछ और तरह के लोगों की सोच थी, अब हर चीज़ में जो है कैपिटलिज़्म आ गया। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स हैं, वो भी नॉर्मली सिर्फ़ ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के कॉर्पोरेट सेक्टर्स की तरफ चले। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर आपस में कॉम्पिटिशन भी स्टार्ट हो गया। आप देखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर साथ आ गया। प्राइवेट के अंदर ये हुआ कि जितना महँगा हॉस्पिटल होगा, इतना ट्रीटमेंट बेहतर होगा, इतनी वहाँ पे एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होगी। लोगों के ज़हनों में ये आ गया कि जब आप खर्च करते हैं, तो आपको ज़्यादा खर्च करने से ज़्यादा अच्छी सेहत मिलती है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जब वो चले गए, गवर्नमेंट का हमारे यहाँ हेल्थ प्रायोरिटी गवर्नमेंट की नहीं है। बहुत थोड़ा-सा परसेंटेज ऑफ बजट हेल्थ के ऊपर जाता है। उससे क्या होता है कि ना वहाँ पे इक्विपमेंट तो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आता है, डॉक्टर्स के पास रश बहुत ज़्यादा होता है। एक मरीज़ जो पहले बहुत लंबी लाइन लगा के इंतज़ार करता हुआ डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता कि उसको ज़्यादा अच्छी तरह देख सके और फिर शायद डॉक्टर्स के अंदर भी वही डिटर्मिनेशन आ चुकी है जो मुआशरे के बाकी शोबों में है। यही वाली लाइन जो है, उसी पर बात करना चाह रहा था कि डॉक्टर्स के बारे में क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरह दीगर शोबों में इखलाकी बर्तरी की बजाय पैसे की बर्तरी का रुझान आता जा रहा है, तो क्या डॉक्टर्स भी पैसे के पीछे अपने आप को लगा चुके हैं और उनका जो एक प्रोफेशन होता था मसीहाई का, वो उससे दूर हटते जा रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, आप देखिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो सिर्फ़ एक चीज़ बेचता हो, 100 चीज़ें लोगों से खरीदता हो। मेन के पैसे से खरीदने की बात नहीं कर रहा, कि वो एक चीज़ खुद लोगों को देता है, लेकिन 100 चीज़ लोगों से लेता है। जब वो चीज़ों से लेता है, तो जो कुछ उसके साथ होना है, वो रिएक्शन तो वही करेगा। इखलाकियात की बजाय अमल और रद्द-ए-अमल के असूल पर डॉक्टर्स भी चल रहे हैं बाकी शोबों की तरह, जो जी, कि जी, पहले ह्यूमन नहीं था। नेचर अभी भी डॉक्टर्स पूरे तरीके से उस रद्द-ए-अमल पे नहीं आए। आप देखिए कि जब कैपिटलिज़्म इतना बढ़ जाए कि आपका हज भी गोल्ड और प्लैटिनम तरह का हज होना शुरू हो जाए। हज एक रिचुअल था जो कि लोग मुशक्कत के लिए जाके करते थे। अब आपके गोल्ड पैकेजेस, प्लैटिनम पैकेजेस और अगर आप किसी एक स्पेशल किसी बंदे के साथ जाएँगे तो आपको 20 लाख देना पड़ेगा। ये आप देखिए जब ये सारे शोबों में हुआ है तो क्यों आप सिर्फ़ डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं? और शायद मीडिया की इसी ब्लेम गेम ने लोगों को डॉक्टरों के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट कर दी है। डॉक्टर्स भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, उनके अंदर भी फीलिंग वही वाली मौजूद है। अभी पूरी तरीके से डॉक्टर्स ने वो रिएक्ट करना नहीं शुरू हुआ जो मुआशरा उनके साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आई हैं, ये मुआशरे की डिटरेशन आई है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरे मीडिया के ऊपर मुबैय्यना गफ़लत ने एक ऐसी कर दी है कि डॉक्टर्स सीरियस केसेज़ लेने से डरते हैं। उनको भी अपनी रिप्यूट का ख़्याल है कि टीका लगा के मार दिया, दवाई गलत दे दी, पैसे ज़्यादा ले लिए। अब आप देखिए कि सर्विसेज़ जब आप लेते हैं तो आपके पैसे तो देने हैं। आपने खुद एक बात की, मैं बिल्कुल इसी तरफ ये बहुत अहम बात की कि सोशल मीडिया पर ये क्या डॉक्टरों के बारे में जो ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं वो किस हद तक गलत है? मसलन अभी शायद अभी कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि एक डॉक्टर बकौल उनके लवाहिकीन के किसी का को फौतगी हो गई और डॉक्टर की अदम तवज्जो इसलिए थी कि डॉक्टर साहब मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया में मसरूफ़ थे। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो प्रोफेशन है वो इंतहाई सेंसिटिव और ज़िंदगियों के संभालने का एक प्रोफेशन है, तो क्या अपनी ड्यूटी के दौरान ये ऐसी तजवीज़ नहीं हो सकती कि आप मोबाइल अपने पास ना रखें? बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक सोल्जर जब मैदान जंग में मौजूद हो और आप महाज पर हो, या एक जो पायलट है वो जा रहा हो अपने मिशन पर और साथ साथ वो मोबाइल फ़ोन से अपना सोशल मीडिया पर मसरूफ़ हो किसी भी वजह से, तो क्या उसके काम में हर्ज नहीं होगा? तो क्या डॉक्टर्स, आप पीएम में कोई ऐसा तजवीज़ अपने सर्कुलर अपने जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंचा सकते कि काम के जो 8-7 घंटे हैं उसमें आप मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बैन लगा दें पीएमए की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ देखे बगैर? ज़्यादा साहब देखिए कि हम किसी भी ऐसे डॉक्टर की
कुछ पनाही नहीं करते कि जो क्लियर वायलेशन कर रहा हो एथिक्स की या मेडिकल नेग्लिजेंस की कर रहा हो, हम कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। जहाँ तक ये सोशल मीडिया की बात है, हम तो हर जगह पे कहते हैं कि बिल्कुल ड्यूटी के दरमियान ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि कोई भी शोबे वाले ये मोबाइल यूज़ ना करें। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, तमाम शोबों के ऊपर ये पाबंदी अप्लाई होती है और बिल्कुल इसमें मैं एग्री करता हूँ कि इसी तरह होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जितने आपके मुतालबात हैं फ़िलहाल उनमें कोई तस्लीम होता हुआ नज़र नहीं आता। अभी बज़ाहिर कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही, जबकि पीएमए की तरफ से भी कोई ताकत का ख़ास मुज़ाहरा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको उतना एंटरटेन नहीं कर रही। आपका नेक्स्ट लाहे अमल क्या है? बस ऐसे ही चुपचाप आंसू बहाते रहना है या कोई एक्शन भी है, वो बताइए आप। देखिए पीरज़ादा साहब, ये तो हम सारे डिसाइड करेंगे कि जब गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा कठोर हो जाए कि कोई बात भी ना माने, तो फिर ज़ाहिर है हमारे पास सारी ऑप्शंस खुली हैं। अभी बात मान रही है कुछ? जी, नहीं मान रही, इसलिए मैंने कहा ना कि हमने तमाम अपनी ऑप्शंस खुली रखी हुई हैं। उन पर कब अमल दरामद शुरू होगा, अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें तो? जी, बिल्कुल उसके लिए जब राइट टाइम आएगा और हम इंशाल्लाह बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगले साल फिर एमडी कैट आएगा, फिर उसी तरीके के मसाइल इंशाल्लाह आप आएंगे। देखेंगे कि इसी साल की एमडी कैट जो है वो इस बारे में आप अच्छी खबर सुनेंगे इंशाल्लाह। यानी अगले जो 3 महीने हैं इस साल के रह गए हैं, उसके अंदर पीएमए एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊँ ज़्यादा साहब कि प्रोटेस्ट के हम हमेशा हड़तालों के और प्रोटेस्ट के हत्ता-उल-अमकान तरीके से हम पीएमए वाले इस चीज़ की हद में नहीं होते। हम ये कहते हैं कि स्मूथ डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो बीमार हैं, जिनका इन मामलात से ताल्लुक नहीं है, ये गरीब आदमी का ताल्लुक नहीं है, अमीर आदमी तो फिर भी ट्रीटमेंट ले लेगा, लेकिन गरीब आदमी का ताल्लुक नहीं है, उसको कोई इस तरह का ना पहुँचना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मजबूर करेगी, तो ज़ाहिर है ऑप्शंस तो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा यानी आपको ये बताऊँ कि इस फ़ेवर में नहीं होते कि हर चीज़ के लिए उठ के बाहर निकलें। और आपने जैसे कहा कि पीएमए क्या कर रही है या पीएमए क्या, तो पीएमए ऐसी चीज़ों के ऊपर फौरी तौर पे रिएक्ट करके आम गरीब आदमी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। डॉक्टर साहब आखिर में 2-2 लाइन के 2 पैगाम दीजिए। एक पैगाम दें आप जो पीएमए के आपके मेंबर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स कहलाते हैं। दूसरा पैगाम दीजिए यंग डॉक्टर्स को। मेंबर्स के लिए तो ये पैगाम है कि हमने जो हल्फ उठाया हुआ है कि हमने सेहत की बेहतर सहूलियात मुहैया करनी है, वो हमारे सामने हर वक़्त रहना चाहिए। और हमें अपने डॉक्टर्स की इमेज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए और हर वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी इमेज और हमारे प्रोफ़ेशन का इसको वक़ार डाउन हो। यंग डॉक्टर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि अपने करियर को बिल्ड अप करने के लिए आप बिल्कुल गवर्नमेंट को साथ-साथ आप ये ज़रूर बताएँ पुरअमन तरीके से कि करियर किस तरह करना है, क्योंकि आप हमारा मुस्तकबिल हैं। आप के हाथों में ही सारे का सारा हॉस्पिटल्स चल रहे होते हैं, आप ही हमारी फ़ोर्स होते हैं। तो आप लोग अपनी इस चीज़ पे भी तवज्जो दें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। पेशेंट आपका होना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ जैसे मर्ज़ी आपके ताल्लुकात हों, पेशेंट के साथ आपके हमेशा फ्रेंडली ताल्लुकात होने चाहिए। पेशेंट आपका ना तो आपके मुखालिफ है और ना ही आप उसको दबाव दें कि आप गवर्नमेंट से कोई चीज़ मनवाएँ। डॉक्टर गुलाम शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती वक्त से आपने ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा के लिए वक्त निकाला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डियर नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर गुलाम शबीर साहब पीएमए पंजाब प्रेसिडेंट इलेक्ट मौजूद थे। उन्होंने बहुत हसास मामलात पे बात की और मैं एक दफ़ा उनका इस मामले पे भी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने बहुत ऐसे सवालात किए जो शायद चुभते हुए थे, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से उनके जवाब दिए। उम्मीद है कि ये ऑडियंस के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। ये जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, इस पर अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।